हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट द चैनल में स्वागत है। हम सेट थ्योरी आर्टिकल को कंटिन्यू कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि सेट की डेफिनेशन क्या है, सेट को हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, उसके रिप्रेजेंटेशन के हमने 3 फॉर्म्स भी देखे। फर्स्ट फॉर्म था रोस्टर फॉर्म, सेकेंड फॉर्म था सेट बिल्डर फॉर्म एंड थर्ड था वेन डायग्राम। फिर हमने सेट के टाइप्स भी देखे, जिसमें हमने सबसे पहले देखा एम्प्टी सेट, फिर देखा सिंगलटन सेट, फिर देखा फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। उसके बाद हमने सबसेट स्टडी किया। सबसेट में हमने सुपरसेट, सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट, इस टाइप का भी स्टडी किया। तो लास्ट में हमने पावर सेट देखा। फिर पावर सेट के एलिमेंट कितने आते हैं, उस टाइप के हमने कॉम्पिटिटिव के, जी मेन सीईटी के क्या देखे, क्वेश्चंस भी देखे। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए भी दिए थे, तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बताया था, होमवर्क भी आपको दिया था। तो अब हम उस आर्टिकल में हमारे 2 सेट्स रह गए थे टाइम की वजह से, अब हम उसे यहाँ कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो टाइप है वो है इक्वल सेट। इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स की डेफिनेशन अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा इक्वल सेट्स क्या होता है। तो सबसे पहले इक्वल सेट्स के लिए हमें 2 सेट की ज़रूरत होगी। तो हम क्या बोलेंगे, सपोज ए एंड बी आर 2 सेट्स। तो हमने क्या किया, ए एंड बी आर 2 सेट्स। तो अब हम इक्वल सेट्स कब बोलेंगे, 2 सेट को इक्वल सेट कब बोलेंगे, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू b एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a। ये 2 चीज़ें आपको अच्छे से समझनी होगी। क्या है इसका मतलब, a एंड b हमें 2 सेट ऐसे होने चाहिए, कैसे कि फॉर ऑल x, यानी कि a में जितने भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट b में होने चाहिए, एंड b में जितने भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट a में होने चाहिए। यानी कि a में जितने एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट b में होने चाहिए सभी, और b में एंड बी में जो भी एलिमेंट है वो सभी ए में होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, ए में जो एलिमेंट है वो सभी बी में है, एंड बी में ऐसे कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ए में है। ओके ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इफ ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, इक्वल सेट, जब ए एंड बी इक्वल सेट्स होंगे तब क्या होगा, देन n of A is equal to n of B and x belongs to A implies that x belongs to B। ओके तो हमने इसे थोड़ा सा मॉडिफाइड किया। ए एंड बी इक्वल सेट्स कब होंगे हमने स्टडी किया। क्या है कि ए में सभी एलिमेंट बी में होने चाहिए एंड बी के सभी एलिमेंट ए में होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, ए के सभी एलिमेंट बी में है एंड बी के सभी एलिमेंट ए में होंगे, तो ए और बी के एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। सिर्फ सेम ही नहीं होंगे तो क्या होंगे, जो ए में होगा वही बी में होगा। तो इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या ले सकते हैं, सपोज ए इज AEIOU। ओके ना। जब भी सेट हम लिखते हैं तब क्या लिखते हैं, हम 2 एलिमेंट डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ कॉमा का यूज करते हैं। और बी सेट क्या होगा, अच्छे से देखो, बी सेट क्या होगा, EOIUA। ऐसे हमने क्या लिखा, बी लिखा। हम जब सेट में एलिमेंट लिखते हैं तब उसकी ऑर्डर कैसी होनी चाहिए, ये डिफाइंड नहीं होता। ऐसे नहीं होता कि सबसे पहले क्या आना चाहिए या लास्ट में क्या आना चाहिए। तो सेट में हम कहीं भी उसे लिख सकते हैं। कौन सा फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है। ओके तो यहाँ पे ए लिखा AEIOU, बी लिखा EOIUA। ओके ना। तो ए में जो भी एलिमेंट है वो बी में है, बी के जो भी एलिमेंट है वो ए में है, यानी कि ए में जो एलिमेंट है वो बी में है एंड बी में जो एलिमेंट है वो भी ए में है। तब हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। ओके ना। तो जब सेट इक्वल होंगे तो ए एंड बी के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी डेफिनेटली होगा। ओके तो अगर यहाँ पे मैंने एक और एलिमेंट चेंज करके लिया, पी लिया, अच्छे से देखो मैंने अभी एग्जांपल क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। सपोज बी आई टेकन इज EOIU, यहाँ पे पी ले लिया। ओके ना। तो अब बोलो ए एंड बी इक्वल होंगे,
तो अच्छे से देखो, यहाँ पे ए में जो भी एलिमेंट है वो यहाँ पे बी में नहीं है, क्योंकि ए में ए है लेकिन बी में ए नहीं है। तो ए एंड बी कभी भी क्या नहीं होंगे, इक्वल सेट नहीं होंगे। सेम टाइप में क्या होगा, यहाँ पे पी है बी में लेकिन यहाँ पे पी नहीं है, तो ए एंड बी कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी है, लेकिन ए इज इक्वल टू बी नहीं है। तो आपको ये चीज बेसिकली समझनी है। तो यहाँ इसी पॉइंट पे हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फॉर्म होता है। क्या है वो, इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है यही हमको बताना। यहाँ पे हमने एग्जांपल में देखा कि ए में जितने एलिमेंट है सेम एलिमेंट बी में भी है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन एग्जैक्ट एलिमेंट सेम नहीं है। तो अगर ये एग्जांपल लेंगे तो ए एंड बी क्या है, इक्वल है, लेकिन यहाँ पे अगर हमने इसे सी कंसिडर किया तो फिर क्या होगा, ए एंड सी इक्वल नहीं है। लेकिन एन ऑफ ए कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या है 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी क्या है 5। एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है सेम, लेकिन एग्जैक्टली एलिमेंट सेम है क्या, नहीं। ए एंड बी इक्वल हो गए लेकिन ए एंड सी या फिर बी एंड सी कभी भी इक्वल नहीं होंगे, रादर देन उनके जो एलिमेंट्स है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है सेम है। तो इक्विवेलेंट सेट यही से आता है कि अगर दो सेट में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, एग्जैक्ट एलिमेंट सेम नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ आप गौर से सुनो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। मैंने क्या बोला कि एलिमेंट की जो नंबर है वो सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ भी 5 एलिमेंट है, यहाँ भी 5 एलिमेंट है, लेकिन एग्जैक्टली जो एलिमेंट है ए एंड पी जो डिफरेंस आता है तो एलिमेंट सेम नहीं है। तो इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन क्या होगी, सपोज ए एंड बी आर टू सेट such that n of A is equal to n of B, then A and B are equivalent set। इक्विवेलेंट सेट। तो चलो आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आनी चाहिए कि सिर्फ एलिमेंट के नंबर सेम होने से दो सेट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पे आपको नोट भी फॉर्म हो जाती है। एग्जांपल के तौर पे आप ये ले सकते हैं, ए एंड सी में यहाँ पे एलिमेंट 5 है, यहाँ पे भी एलिमेंट 5 है, तो ये क्या बने, ए एंड सी बने इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट नहीं बनेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए है जो बी में नहीं है एंड यहाँ पे पी है, सॉरी सी नहीं है, और यहाँ पे सी में पी है जो ए में नहीं है। तो ए एंड सी क्या बनेंगे, इक्विवेलेंट सेट बनेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम आते हैं एंड ए एंड बी क्या बनेंगे, इक्वल सेट बनेंगे। तो यहाँ पे हम एक नोट क्रिएट कर सकते हैं। क्या है नोट हमारी, एवरी इक्वल सेट, एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट, every equal set is equivalent but converse is not true, converse is not true। देखो इसका मीनिंग क्या है, अगर दो सेट इक्वल होंगे ना वो डेफिनेटली क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, इसका मीनिंग है। तो फिर अगर मैंने क्या लिया, कोई भी दो सेट ले लिए, चलो यहाँ पे मैंने ए ले लिया 2 3 9 और यहाँ पे मैंने बी ले लिया 3 2 9, तो ए एंड बी क्या बने, इक्वल सेट बने। क्यों, क्योंकि ए में जो एलिमेंट है वही बी में है एंड बी में जो एलिमेंट है वही ए में है, तो दो फिर ए एंड बी क्या हो गए, इक्वल सेट हो गए। लेकिन यहाँ पे मैंने सी ले लिया 1 2 3, तो यहाँ पे क्या होगा, सी ए एंड सी क्या बनेंगे, इक्वल सेट नहीं बनेंगे, या फिर बी एंड सी इक्वल सेट नहीं बनेंगे। लेकिन ए एंड सी क्या बनेंगे, इक्विवेलेंट बनेंगे, बी एंड सी क्या बनेंगे, इक्विवेलेंट बनेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर ए एंड बी इक्वल सेट होते हैं तो डेफिनेटली ए में जो एलिमेंट है वो बी में होंगे, बी में जो एलिमेंट होंगे वो ए में होंगे, यानी कि ए एंड बी में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ही होंगे। तो अगर सेट इक्वल हो गए तो वो डेफिनेटली क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। लेकिन अगर सेट इक्विवेलेंट हो गए तो इक्वल होंगे ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कहा, कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे देखो बी एंड सी क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। क्यों, क्योंकि बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है,
ए सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, इसका मतलब बी एंड सी इक्विवेलेंट है। तो ये इक्वल बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे 1 है जो यहाँ पे नहीं है। तो बी एंड सी इक्वल कभी नहीं बनेंगे, लेकिन दोनों क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। तो ये बेसिक आर्टिकल था आपका इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट पे, तो आपको इसे अच्छे से समझना होगा। तो यहाँ पे हमारे जो टाइप्स ऑफ सेट होते हैं ये यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। तो हम सेट में अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो है ऑपरेशन ऑन सेट। तो ये जो आर्टिकल है ये आपने पहले भी स्टडी किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, जो बातें आप भूल चुके हो या फिर आपको याद नहीं है या फिर आप अलग से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे याद रखना है। तो क्या है ऑपरेशन ऑन सेट में? सबसे पहले हमें लिखना है यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ सेट्स। अब क्या है, चलो मैंने यहाँ पे एक सेट ले लिया ए 1 3 5 7 एंड मैंने बी सेट ले लिया यहाँ पे 2 3 4 6, ओके ना। तो अब मुझे क्या करना है, ये यूनियन बी लिखना है। तो आपको पता है कैसे लिखते हैं ये यूनियन बी। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 भी है, 6 भी है और 7 भी है। तो आप इसे क्या कहते हो? ए यूनियन बी कहते हो। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल लेके आपको बताया। अब आपको क्या करना है, थ्योरेटिकल डेफिनेशन बतानी है। क्या है कि ए सेट है और बी सेट है, मुझे क्या लिखना है, उनका यूनियन लिखना है। ये जो सिंबल है इसे हम यूनियन बोलते हैं। सो रीड कैसे करेंगे, ये यूनियन बी, ओके। तो ए यूनियन बी, इसे कैसे रिप्रेजेंट करना है? तो आपको समझना है कि क्या करना है आपको। जब भी आपको यूनियन लिखना है तो आप क्या करते हो, ए में जो एलिमेंट आते हैं उसे भी लिखते हो, बी में जो एलिमेंट आते हैं उसे भी लिखते हो। लेकिन सेट की डेफिनेशन क्या है कि कलेक्शन ऑफ अ वेल ऑर्डर्ड एलिमेंट, जहाँ पे हम रिपीटेशन नहीं करते। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 3 जो एलिमेंट है वो ए में भी था, बी में भी था। तो ये यूनियन बी में लिखते वक्त हमने कितनी बार लिखा, सिर्फ एक ही बार लिखा। तो रिपीटेशन हम सेट में अवॉइड करते हैं और डेफिनेशन में नहीं है। सेट की डेफिनेशन ये है कि वेल ऑर्डर्ड एलिमेंट का कलेक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 3 एक ही बार लिखा। तो जो भी एलिमेंट ए में थे वो भी यूनियन बी में आ गए, बी में जो एलिमेंट थे वो भी ए यूनियन बी में आ गए। लेकिन बी में जो रिपीट एलिमेंट थे, कॉमन एलिमेंट थे, उसे हमने एक ही बार लिखा। तो हम डेफिनेशन कैसे करेंगे, ये यूनियन बी इज a set of x such that x belongs to A और x belongs to B। इसे आपको अच्छे से समझना होगा कि ये यूनियन B क्या है, इज सेट ऑफ x है। कौन से x का सेट है, आइदर x belongs to A होगा या x belongs to B होगा। ए आइदर A में या B में जो भी एलिमेंट होगा उसे हम क्या कहाँ लिखेंगे, ये यूनियन B में लिखेंगे। सो सेम आर्टिकल को अगर हमें वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलो ये आपका कंसिडरेशन है। इसमें हमने क्या लिया, एक सेट ए ले लिया, इसमें हमने क्या ले लिया, एक सेट बी ले लिया। तो ये आपका क्या है, सेट ए है, ये आपका सेट बी है। तो ये यूनियन बी क्या होगा, तो ये यूनियन बी में ए के सभी एलिमेंट आते हैं, यानी कि ये पूरा आएगा। एंड ए यूनियन बी में बी के सभी एलिमेंट आते हैं, इसका मतलब बी भी पूरा आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। ए का भी आएगा, बी का भी आएगा, अगर कॉमन होगा तो एक ही बार आएगा, ओके ना। तो ये आपका हो गया ए यूनियन बी। तो डिफिनेशन क्या है, ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो सेम टाइप में यहाँ पे अब हम प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। हमें अच्छे से प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करना होगा। चलो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप एग्जांपल में देखो तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। ए 1 यहाँ पे है, 2 नहीं है, 3 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है। तो ये यूनियन बी में ए के सभी एलिमेंट आ गए। आप अच्छे से देखो, ए यूनियन बी में ए के सभी एलिमेंट आ गए। तो सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि ये इसका सबसेट होगा तो ए के सभी एलिमेंट यहाँ आने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, तो ये यूनियन बी में
अच्छे से देखो, ए यूनियन बी में ए के सभी एलिमेंट आ गए, तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या होगी, ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ओके, तो सिमिलरली बी के भी सभी एलिमेंट ए यूनियन बी में आते हैं, तो बी भी ए यूनियन बी का क्या होगा, सबसेट होगा। सो बी इज अ प्रॉपर सबसेट। मैंने सिंबल देखो कैसे लिखा है, प्रॉपर सबसेट, क्योंकि ए एंड बी आर दी नॉन एम्प्टी सेट। तो चलो, अगर ये इज सबसेट ऑफ बी होगा, क्या होगा, अच्छे से देखो, ये इज सबसेट ऑफ बी होगा, इसका मतलब क्या है कि ए के सभी एलिमेंट किस में है, बी में है, तो ए यूनियन बी क्या होगा। अच्छे से देखो, क्या करना है आपको, ए इज सबसेट ऑफ बी आपको दिया गया है, तो ये इज सबसेट ऑफ बी होगा, इसका मतलब क्या है, ए के सभी एलिमेंट बी में पहले से ही प्रेजेंट है, तो ये यूनियन बी क्या होता है, ए के भी एलिमेंट होते हैं, बी के भी एलिमेंट होते हैं, कॉमन को एक ही बार लिखते हैं, तो फिर क्या करेंगे, ए यूनियन बी, लेकिन ए तो पहले से ही बी में है, इसका मतलब ए यूनियन बी क्या आने वाला है, सिर्फ बी आएगा। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझनी होगी। तो देखो, ए हमेशा ए यूनियन बी का सबसेट होता है, बी हमेशा ए यूनियन बी का सबसेट होता है। अगर ए बी का सबसेट होगा तो ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा। तो मैंने प्रॉपर सबसेट की जगह अब क्या कन्वर्ट किया, सबसेट कन्वर्ट किया। क्यों, अगर ए इज सबसेट ऑफ बी होगा तो यूनियन बी हमेशा बी होगा, तो बी का सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। तो हमने डिटेल में इसे क्या किया, स्टडी किया। ये प्रॉपर्टीज आपको बेसिक तौर पे याद रखनी होगी, क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त आपके प्रॉपर्टीज कितनी अच्छी है उस बेस पे आप इजीली आंसर्स को फाइंड कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टीज यूनियन के बारे में आपको याद रखनी होगी। तो फिर अगर सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है हमारी, सेकेंड प्रॉपर्टीज यूनियन ऑफ सेट के बाद हम स्टडी करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो फिर चलो, क्या है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये सेट है, बी सेट है, दो सेट का हमें क्या पता करना है, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे एग्जांपल में सेम एग्जांपल को हम क्या करेंगे, कैरी करेंगे। तो फिर ये इंटरसेक्शन बी क्या होगा, आपको पता है यहाँ ए में कौन है, 3 है, और बी में भी कौन है, 3 है। सो दोनों में कौन कॉमन है, सिर्फ 3 कॉमन है, तो ये इंटरसेक्शन बी आपका क्या होगा, 3 होगा। ओके ना। तो फिर आपको ये अच्छे से याद रखना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखते हो आप, ए इंटरसेक्शन बी हमेशा दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन होते हैं उन्हें ही लिखते हैं। तो फिर डिफिनेशन कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ये जो सिंबल है किसका है, इंटरसेक्शन का है। सो ए इंटरसेक्शन बी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मीनिंग आप अच्छे से देखो कि ए इंटरसेक्शन बी इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे क्या था, और था। एंड का मीनिंग क्या है कि एक्स आपका ए में भी है, एक्स आपका बी में भी है, इसका मतलब एक्स ए एंड बी दोनों में भी है, तो सिर्फ उसी एक्स को आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको वही एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों में भी आते हैं। तो यहाँ पे आपको एक केस मिलेगी, अगर ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या आता है, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, ये सिंबल है एम्प्टी सेट का, ऐसा। ओके ना। तो अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी में कुछ नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी आता है, इसका मतलब ए एंड बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो अगर ए एंड बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है तो हम उसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। कैसे डेफिनेशन करोगे फिर आप इसकी, ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी सेट। अगर ए इंटरसेक्शन बी आपका एम्प्टी सेट आएगा तो आप ए एंड बी को क्या बोलोगे, डिसजॉइंट सेट बोलोगे। ओके ना। तो फिर यहाँ पे यह आपका हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का आर्टिकल। तो इसमें भी आपको प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है, प्रॉपर्टीज। ओके, तो चलो ए इंटरसेक्शन बी में अच्छे से देखो, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आया, 3 आया। तो 3 कहाँ पे है, ए पे भी है एंड बी में भी होगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट आते हैं वो ए में भी होंगे एंड बी में भी होंगे। इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी।
चलो अच्छे से देखो, यहाँ पे एलिमेंट कौन से जो ए में एंड बी में दोनों में भी होते हैं वही आते हैं, यानी कि इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट आएंगे वो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ए का सबसेट होगा, ए इंटरसेक्शन बी हमेशा बी का सबसेट होगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये कहाँ पे आती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, और एक प्रॉपर्टी मैंने आपको यहाँ पे बताई डिसजॉइंट सेट की। तो चलो अब हमें हमारी थर्ड ऑपरेशन की तरफ चलना है। हमारा जो थर्ड ऑपरेशन है तो हमारा जो थर्ड ऑपरेशन है वो कौन सा है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट, टू सेट की जरूरत नहीं, यहाँ पे हम एक ही सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलो मैंने क्या लिया, एक एग्जांपल ले लिया x, तो ये x को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। तो आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में भी पता होना चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट मतलब क्या, हम आप जो भी सेट कंसीडर कर रहे हो उन सभी सेट का जो मास्टर सेट होगा या फिर सभी सेट का जो यूनियन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। यानी कि कंसीडरेशन में हम जो भी लेते हैं वो सभी पार्ट को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ओके ना, या फिर आपने जितने भी सबसेट ले लिए हैं उन सभी का यूनियन क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। तो आपके पास सबसे पहले यूनिवर्सल सेट होना जरूरी है। तो यूनिवर्सल सेट का जो नोटेशन है या फिर वो तो यू है या फिर हम एक से भी उसे डिनोट करते हैं। तो एक्स हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, जिसपे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। ओके, एंड जो हमारा ए सेट है वो क्या है, 1 3 5 ऐसा है, या फिर 1 3 6 ले लिया। तो ये आपका क्या है, 1 3 6 है। आपका यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 है। तो आपको क्या करना है, उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। इसे हम ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए डैश ऐसे भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो फिर कैसे लिखेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है कि ए का कॉम्प्लीमेंट हम लिख रहे हैं तो उसमें ऐसे एलिमेंट होंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन ए में नहीं है। इसका मतलब ए में 1 है, यहाँ नहीं लिखेंगे। 2 ए में नहीं है, 2 लिख सकते। 3 ए में है, नहीं लिखेंगे। 4 ए में नहीं है, लिखेंगे। 5 ए में नहीं है, लिखेंगे। 6 ए में है तो नहीं लिख सकते। सो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट में वही एलिमेंट आते हैं जो ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अच्छे से देखो, वेन डायग्राम की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, ए आपका फर्स्ट सेट है, ए आपका क्या है, जरूरत नहीं इसकी, इसे हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, इसे हम ए सेट बोलेंगे। तो ये आपका ए आ गया। तो आपको क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट आपको पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऐसे एलिमेंट है जो ए में नहीं है। तो ये जो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो ए में नहीं होगा, तो ये सभी पार्ट आपका क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अगर आपका ए है तो ये आपका क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। सेम टाइप में जब हमने वहाँ पे इंटरसेक्शन लिया था तो इंटरसेक्शन की भी वेन डायग्राम आपको बताना मैं भूल गया यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे मैंने एक सेट ले लिया ए, एक ले लिया बी। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, सिर्फ वही एलिमेंट होते हैं जो ए एंड बी दोनों में आते हैं। तो ये जो कॉमन पार्ट आएगा, ए पार्ट क्या होगा, ए एंड बी दोनों में होगा। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। ओके ना। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की डेफिनेशन अब हमें आनी चाहिए। कैसे करेंगे डेफिनेशन, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। चलो अच्छे से देखो क्या है कॉम्प्लीमेंट सेट, कैसे लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ए में न होने वाले, ए में जो एलिमेंट नहीं है वो सभी कहाँ आएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज इसकी स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट।
तो कैसे स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज में, आप अच्छे से देखो कि ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, अच्छे से देखो ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, ए में जो एलिमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट होंगे वो ए में नहीं होंगे, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या आने वाला है, एम्प्टी सेट आने वाला है। तो हमें पता है एम्प्टी सेट, जब भी किसी दो सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट बोलते हैं। इसका मतलब ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, डिसजॉइंट होगा। ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर डिसजॉइंट सेट। चलो और सेकेंड प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। अगर हमने ए ले लिया एंड ए कॉम्प्लीमेंट ले लिया, उन दोनों का यूनियन लिया, तो ए क्या है, ये सभी पार्ट है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़कर सभी आएगा। अच्छे से देखो, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ए को छोड़ के सभी लेना है, तो ए को छोड़ के सभी लेना है, तो ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट दोनों का यूनियन ले लिया तो हमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट। आप कॉन्सेप्ट को कितना अच्छे से देखते हो, कितने अच्छे से समझते हो, इसके बेस पे आप प्रॉपर्टीज को आसानी से लर्न कर सकते हो। आपको ऐसे डिफरेंट में लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप कॉन्सेप्ट को कितना अच्छा समझोगे उस पे बेस्ड आपके प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। तो ये यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या आने वाला है, यूनिवर्सल सेट आने वाला है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आने वाला है, एम्प्टी सेट आने वाला है। इसका मतलब ए एंड उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। एंड दोनों का यूनियन ले लिया तो को क्या मिलने वाला है, यूनिवर्सल सेट मिलने वाला है। ओके, तो ये हो गए आपके कॉम्प्लीमेंट के प्रॉपर्टीज। तो अब थर्ड ऑपरेशन हमें देखना है कि डिफरेंस ऑफ अ सेट। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है डिफरेंस ऑफ अ सेट। तो चलो डिफरेंस ऑफ सेट में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ए माइनस बी। आपको डायग्राम से अच्छे से क्लियर होगा इसलिए मैं वेन डायग्राम की तरफ चलता हूं। चलो ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है, इसे हम x बोलेंगे। ये आपका सेट A है, ये आपका सेट B है। तो आपको फाइंड क्या करना है, A माइनस B। अच्छे से देखो क्या फाइंड करना है, A माइनस B। इसका मतलब A से B सब्सट्रैक्ट करना है। तो A से B सब्सट्रैक्ट करेंगे मीन्स क्या करेंगे, तो A में जो एलिमेंट है उसमें से जो B में एलिमेंट है उसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो A को अगर हमने पूरी तरह ले लिया तो ये जो पूरा आएगा ये क्या होगा, A। तो इसमें से हमें B को निकालना है, यानी कि B में कौन सा पार्ट है, ये पूरा पार्ट है, लेकिन A में से B में निकालना है। ये जो पार्ट है यहाँ पे आने वाला, देखो यहाँ से ऐसा है जो आएगा, ए पार्ट क्या है, ए पार्ट B में है, A में नहीं है। तो हमें क्या करना है, A में से B को निकालना है। तो ये जो पूरा पार्ट आएगा ना, ये पूरा पार्ट क्या है, ए। इसमें से B को निकालना है। यहाँ पे B जो है B में है लेकिन A में तो है नहीं, तो हमें A में से B निकालना है। तो ये जो कॉमन है ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन में ये जो कॉमन आता है, ये पार्ट A में भी है एंड B में भी है। तो हमें क्या करना है, A में से B निकालना है। इसका मतलब इसे निकाल देना है। तो लेना क्या है, सिर्फ A में से B निकाला हुआ, यानी कि A। तो A आपका क्या आएगा, A माइनस B आएगा। तो फिर आप डिफिनेशन कैसे करोगे कि इज अ सेट ऑफ X सच दैट X बिलोंग्स टू A माइनस B। मतलब क्या, A माइनस B में वो एलिमेंट हो गए जो A में तो है लेकिन X डज नॉट बिलोंग्स टू B। इसका मतलब A में A से लेंगे लेकिन B में से नहीं लेंगे। तो आपको समझना क्या है कि आपको सिर्फ B में से वही एलिमेंट निकालने हैं जो A में भी है, यानी कि कॉमन एलिमेंट निकालने हैं। तो आप यहाँ पे आपके प्रॉपर्टीज भी फॉर्म हो जाएंगे, प्रॉपर्टीज। तो देखो ये जो है ना आपका A क्या है, आपका A माइनस B है। तो अगर आप अच्छे से देखो तो पूरे A में से क्या निकाला है, A जो आपका सेक्शन है, A सेक्शन कौन सा है, A इंटरसेक्शन B है। तो आपने किया क्या है, आपने किया क्या है, आपने पूरे A से सिर्फ क्या निकाला है, A इंटरसेक्शन B, यानी कि A एंड B में जो कॉमन था उसे इरेज किया है। पूरे A में से सिर्फ इसे इरेज किया है, यानी कि A इंटरसेक्शन B को इरेज किया है। तो आपको क्या मिला, A माइनस B मिला। तो आप सीधा क्या लिख सकते हो, A माइनस B इज इक्वल टू A।
ए माइनस बी, यानी कि क्या लिख सकते हो आप, ए में से क्या निकाला है, ए इंटरसेक्शन बी को निकाला है, ठीक है ना। तो आप ए माइनस बी को ऐसे ही लिख सकते हो, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे भी आप सिमेट्रिक डिफरेंस लिख सकते हो। तो यहां पे आपको एक और चीज पता चलेगी, तो फिर बी माइनस ए क्या होगा, तो पूरा बी तो ए है, इसमें से ए निकालना है, यानी कि इंटरसेक्शन पार्ट निकालेंगे, तो बी माइनस ए मतलब क्या मिलेगा, ये जो ब्लू लाइन से मैं शेड कर रहा हूं ये आपका क्या होगा, बी माइनस ए होगा, ओके ना। तो फिर a माइनस बी ए पार्ट होगा, b माइनस ए पार्ट होगा, तो a माइनस बी यानी b माइनस ए, इसे हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस बोलेंगे, a सिमेट्रिक डिफरेंस b, ओके ना। तो यहां पे हम आर्टिकल बनाते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट। क्या है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ऐसे लिखते हैं। क्या लिखना है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसे हम क्या लिखेंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो ए माइनस बी आपका ए पार्ट आ गया, बी माइनस ए आपका ए पार्ट आ गया, दोनों का यूनियन ले लिया तो क्या आ गया, ये आ गया और ये आ गया, यानी कि सिर्फ ए पार्ट नहीं आया है। तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, ए यूनियन बी, तो ये यूनियन बी ले लिया तो आपका ए बी पार्ट आ जाएगा, लेकिन आपको ये पार्ट नहीं चाहिए, ये पार्ट कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी का है। सो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से आप सिमेट्रिक डिफरेंस भी लिख सकते हो। देखो बच्चों, करना क्या है, आप जितना अच्छे से डायग्राम समझोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे, उतने आसानी से आप इस तरह के प्रॉपर्टीज बना सकते हो। तो इस तरह के प्रॉपर्टीज आपको लर्न नहीं करने होंगे, समझने होंगे अच्छे से, और समझ जाएंगे कब, जब आप कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दोगे। तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो आपको ए माइनस बी मिल गया, बी में से ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो आपको बी माइनस ए मिल गया। अब ए माइनस बी एंड बी माइनस ए दोनों का यूनियन लेते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस बोलेंगे। तो सिमेट्रिक डिफरेंस आपका आ गया ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब ए माइनस बी मतलब ए आ गया, बी माइनस ए आ गया, तो क्या नहीं आया, तो ए इंटरसेक्शन का पॉइंट नहीं आया। तो आपको करना क्या है कि अगर आपने ए यूनियन बी ले लिया तो ये पार्ट आ जाएगा, उसे सब्सट्रैक्ट कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्या करनी होगी, समझनी होगी। तो ये इस तरह से आपके क्या आ गए, ऑपरेशन ऑन सेट्स आ गए। तो आपको ये जो वीडियो है, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके सामने जल्दी से पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो अब हम सेट के जो ओवरऑल प्रॉपर्टीज है उनको स्टडी करेंगे। तो ओवरऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, तो जो ओवरऑल प्रॉपर्टीज है उसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे, कम्यूटेटिविटी। तो कम्यूटेटिविटी अब हम दोनों ऑपरेशंस की तरफ देखेंगे, यूनियन बी एंड इंटरसेक्शन बी। तो कम्यूटेटिविटी मतलब क्या होता है, ये यूनियन बी, ए सेट आप फाइंड करो या फिर बी यूनियन ए सेट फाइंड करो, दोनों सेट क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। एट द सेम टाइम ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए, ये दोनों सेट आप फाइंड करो तो आपको क्या मिलने वाले हैं, सेम मिलने वाले हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी जो होती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मतलब क्या है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि क्या है कि आपने ए बी का यूनियन फाइंड किया फिर उसका यूनियन सी से ले लिया, तो इसे अगर आप ऐसा करोगे, बी यूनियन सी फाइंड करने के बाद उसका यूनियन ए से लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, दोनों सेम ही आएंगे। एट द सेम टाइम ए इंटरसेक्शन बी आप लोगे, उसका इंटरसेक्शन सी से लोगे, या फिर बी इंटरसेक्शन सी लेने के बाद उसका इंटरसेक्शन ए से लोगे, तो दोनों का मीनिंग क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, दोनों का आंसर सेम आने वाले हैं।
तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओवर इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओवर यूनियन। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी अच्छे से देखो कि ए यूनियन फाई हमेशा क्या आएगा, ए ही आएगा, या फिर ए इंटरसेक्शन फाई हमेशा क्या आएगा, फाई ही आएगा। ओके ना। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ इसके क्या पता होने चाहिए, प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, नेम की तरफ आपका ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसके बाद अभी हमने देखा कि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट हमेशा क्या आता है, यूनिवर्सल सेट आता है। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट हमेशा क्या आता है, ए आता है। इसके बाद सिक्स प्रॉपर्टी जो है आपकी, इसे अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, एक्स यूज़ करता हूँ। यहाँ पे भी आप एक्स यूज़ करो, एक्स यानी कि यूनिवर्सल सेट। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ में है। इसके बाद ए माइनस बी यानी कि क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट, ए में से बी गया तो ये हमेशा ए का क्या होगा, सबसेट होगा। एंड बी माइनस ए ये हमेशा क्या होगा, बी का सबसेट होगा। ओके। तो उसके बाद हमने एक सिमेट्रिक डिफरेंस भी देखा है 7 ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये हमेशा से क्या होता है, ए यूनियन बी का सबसेट होता है। ये हमेशा क्या होगा, ए यूनियन बी का सबसेट होगा। तो ऐसी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है ये आपको याद रखना ज़रूरी है। इसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ कि अगर आपने ए यूनियन बी लिया है तो अगर आपको उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट यूनियन का क्या होगा, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छे से देखो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर ये इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का क्या होगा, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छे से देखो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट हो गया यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे भी देखो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो लॉज है इसे हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉज बोलते हैं। एग्जाम्पल लेके भी आप इसे क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो ये सभी लॉज जो है ये आपको आने चाहिए, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए, प्रॉपर्टीज आ गई, आप इसे अच्छे से स्टडी करोगे तो आपके जो एग्जाम्पल्स है सेट के कॉम्पिटिटिव लेवल में जो हायर एग्जाम्पल्स होते हैं वो भी आपको इजी हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।